हेलो गाइस, वेलकम टू टेसेट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे आपकी विस्टास बुक का थर्ड चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, रिटन बाय तिशानी दोशी। तिशानी दोशी का ये एक रियल लाइफ अकाउंट है। ये कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। इस चैप्टर में तिशानी दोशी ने डिस्क्राइब किया है अपनी उस जर्नी को, जब वो जियो ग्रीन्स स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के तहत अंटार्कटिका की जर्नी पर गई थी। वो बता रही हैं कि अगर हम इस प्लैनेट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कहाँ की जर्नी करनी चाहिए। हमें जर्नी पे जाना चाहिए अंटार्कटिका, और इस प्लैनेट के फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट सब कुछ हमें वहाँ जाके पता लग सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का लाइन वाइज लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अब्रॉड अ रशियन रिसर्च वेसल, द अकादमिक सोकाल्स्की, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world। अब जिस ईयर में वो इस ट्रिप पर गई थी उसके बारे में बता रही हैं कि इस साल के शुरू में मैंने अपने आप को अकादमी सोकाल्स्की नाम के एक रूसी शिप पर पाया था। और वो शिप था कैसा? वो एक शिप था कैसा? रिसर्च शिप था, अनुसंधान जहाज जिसे बोलते हैं। ठीक है, आगे वो बता रही हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे थे। हम जा रहे थे सबसे ठंडे, कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट सबसे सूखे, और विंडेस्ट सबसे हवा वाले कॉन्टिनेंट पर। कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप पर। तो अटलांटिका यानी दक्षिण ध्रुव की ओर हम लोग बढ़ रहे थे, जा रहे थे। आगे क्या बता रही हैं वो? माई जर्नी बिगेन 13.9 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन द मद्रास। अब वो कह रही है मेरी यात्रा मद्रास में, इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा से 13.9 डिग्री नॉर्थ की ओर शुरू हुई थी। ठीक है, एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन। और इसमें क्या शामिल थे? 9 टाइम जोन शामिल थे। टाइम जोन से मतलब बच्चों देखो, हर देश का, हर जगह का अपना अपना टाइम जोन होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि हमारी इंडिया में जो टाइम है, अगर हमारी इंडिया में रात हो रही होगी तो अमेरिका में दिन हो रहा होगा। तो दोनों का टाइम जोन अलग अलग है ना। तो 24 एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ईच हैज़ इट्स ओन टाइम। क्लियर? तो उन्होंने 9 टाइम जोन क्लियर किए थे। और आगे क्या बता रही है वो? 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फेयर। और उन्होंने क्या क्या क्रॉस किया था? 6 जो है उन्होंने चेक पॉइंट्स किए थे। चेक पॉइंट्स आप सब जानते हैं क्या होता है। चेक पॉइंट्स प्लेस ऑन द बॉर्डर्स वेयर ऑफिशियल चेक पीपल एंड व्हीकल्स, है ना। पीपल्स और व्हीकल्स की ऑफिशियल चेक होती है बॉर्डर्स पर। तो ऐसे कितने चेक पोस्ट पड़े थे उनके? 6 पड़े थे। ओके, अब बता रही हैं 3 वाटर बॉडीज़। अब वाटर बॉडीज़ कुछ भी हो सकता है। अब वो कोई नदी हो सकती है, कोई झील हो सकती है, या कोई सागर हो सकता है। तो लार्ज एरिया ऑफ वाटर। ठीक है, तो उन्होंने 3 वाटर बॉडीज़ क्रॉस की थी। एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फेयर, और इतने ही उन्होंने क्या किए थे? इकोस्फेयर। इकोस्फेयर मीन्स जो है एनवायरनमेंट जोन्स। एनवायरनमेंट जोन पर्यावरण क्षेत्र जो है, अब हो सकता है जंगल से निकली हो, किसी विलेज से, शहर से, अलग अलग तरह की जीव जंतु ने मिले, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया इकोस्फेयर। अगर हिंदी में कहूँ तो पारिस्थितिकी खंड बोलते हैं इसको। तो एनवायरमेंटल जोन है ना, और इतने ही एनवायरमेंटल जोन उन्होंने वहाँ से क्रॉस किए थे। क्लियर? बाय द टाइम आई एक्चुअल सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, I had been traveling over 100 hours
इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, एन एरोप्लेन एंड अ शिप। अब वो बता रही हैं कि जिस समय मैंने अंटार्कटिका यानी दक्षिण ध्रुव महाद्वीप पर जब मैंने पैर रखा तो उस समय तक मैं जो है 100 घंटे के ऊपर कार, हवाई जहाज़ और समुद्री जहाज़ को मिलाकर 100 आवर्स यानी 100 घंटे तक यात्रा कर चुकी थी मैं। ठीक है, आगे क्या बोल रही हैं वो? सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग एंटार्क्टिका's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief। तो वो कह रही हैं कि जब इतनी सारी यात्रा करने के बाद जब मैं वहाँ पहुँची तो अंटार्कटिका के वो एक्सपेंसिव मतलब बड़ा, ह्यूज, विशाल वाइट जो वहाँ का लैंड था, सफ़ेद भूदृश्य, और क्या था, अनइंटरप्टेड यानी लगातार कंटिन्यूसली दिखता चला जा रहा था, ब्लू हॉरिजॉन। हॉरिजॉन सबको पता है क्या होता है? क्षितिज, जहाँ पे आकाश और पृथ्वी मिलते हैं। ठीक है, तो इन सबको देखकर उनकी जो पहली फीलिंग थी वो क्या थी? बहुत रिलैक्स की थी। वो क्या कह रही हैं कि जब इतनी सारी यात्रा 100 घंटे के बाद मैंने की और मुझे जब इतना बड़ा विशाल भूदृश्य अंटार्कटिका का दिखा तो उसको देख के क्या हुआ, मेरी जो फीलिंग आई वो कैसी आई? एकदम रिलैक्स, आराम वाली, कि चलो पहुंच गए, ऐसा। ठीक है, फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। और उसके तुरंत बाद क्या देखा उन्होंने? प्रोफाउंड मीन्स गहरा, वंडर मीन्स आश्चर्य। तो इसके तुरंत बाद क्या हुआ उनको? एकदम गहन आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ उनको? वंडर एट इट्स immensity, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass। आश्चर्य किसका हुआ उनको? आश्चर्य हुआ इसकी विशालता का, है ना। इमेंसिटी मीन्स उसकी विशालता, कितना बड़ा था वो, तो आश्चर्य उसकी विशालता का। इसके अलावा इस बात पर भी उन्हें आश्चर्य हुआ कि कैसे एक समय ऐसा था जब इंडिया और अंटार्कटिका यानी दक्षिण ध्रुव एक ही भूखंड के भाग थे। ठीक है, वो जो है एक ही भूखंड के, एक ही लैंड मास था दोनों का, अलग अलग नहीं थे, कभी ऐसा भी था। अब वो बताएंगी हमको हिस्ट्री के बारे में, पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। 650 मिलियन ईयर अगो, 650 करोड़ साल पहले, अ जाइंट एमलगेमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडावान डिड इंडीड एग्जिस्ट, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे। क्या बोल रही हैं वो? कि 650 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा सम्मिश्रित दक्षिण महाद्वीप था, जिसको क्या कहते थे? गोंडावान कहते थे। ठीक है, वो एक इतना बड़ा था, उसको क्या बोलते थे? गोंडावान बोलते थे। डिड इंडीड एग्जिस्ट, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और जो वर्तमान में हमारा अंटार्कटिका है उसके चारों तरफ क्या था? वो केंद्रित था। ठीक है, थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस समय चीज़ें जो हैं कुछ अलग थी। जिस समय की वो बात बता रही हैं जब हमारा भारत और ये अंटार्कटिका जुड़े हुए थे, तो उस समय जो थिंग्स थी वो कुछ अलग थी, सारी चीज़ें बिल्कुल अलग थी। ह्यूमन हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सेंस, ह्यूमंस जो है मानव जाति संसार में नहीं आए थे। ठीक है, उनका पदार्पण हुआ ही नहीं था। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और जो जलवायु थी, क्लाइमेट था, वो कैसा था? बहुत गर्म था।
hosting a huge variety of flora and fun। और उस समय क्या था कि अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु, फ्लोर मीन्स मतलब वनस्पतियाँ और फन मतलब जीव जंतु उस समय थे। ठीक है। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडावान थ्राइव्ड। 500 करोड़ साल पहले गोंडावान जो है कैसा था? खुशहाल था, अच्छे से उस समय वो आगे बढ़ रहा था। जिस समय कौन नहीं था? जिस समय मानव जाति थी ही नहीं। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडरवे। अब वो बता रहे हैं कि परंतु उसी समय के आसपास, जिस समय ये चल रहा था, मैमल्स आए। मैमल्स कौन होते हैं? स्तनधारी प्राणी। डायनासोर खत्म हो गए और स्तनधारी हम जो हैं, इंसान जो हैं, वो भी स्तनधारी प्राणी हैं, वो भी मैमल्स कहे जाते हैं। तो क्या हो गया था? डायनासोर बिल्कुल समाप्त हो गए थे, उनका युग समाप्त हो गया था और उनकी जगह किसने ले ली थी? स्तनधारी प्राणियों ने ले ली थी, यानी उनका युग शुरू हो चुका था। ठीक है। द लैंडमास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। और उसी समय क्या हो गया था कि लैंडमास जो थे, भूखंड जो थे, वो अलग अलग देशों में बंटना उनका शुरू हो गया था। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। और जब अलग अलग बंटना शुरू हो गया था तो क्या हुआ था कि ये जो शेप इस समय हम ग्लोब में देखते हैं, वो शेप उस समय संसार ने ले ली थी। तो वो रूप ले लिया था जो हमें आज ग्लोब में दिखाई देता है। क्लियर? टू विजिट एंटार्क्टिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ द दैट हिस्ट्री। अब वो आगे बता रही हैं कि अंटार्कटिका पर अब यात्रा करने जाना उस इतिहास का एक भाग बनना है। मतलब जो हिस्ट्री पहले थी, अब वो हमें कब कहाँ जाके देखने को मिलेगी? अंटार्कटिका जाके देखने को मिलेगी। तो वो बोल रही हैं कि अंटार्कटिका पर अब यात्रा करने जाना उस इतिहास का एक भाग बनने जैसा है। ठीक है। टू गेट अ ग्रेस्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबल बी हेडिंग। ये समझने के लिए कि हम कहाँ से आए हैं और संभवतः हम कहाँ जा रहे हैं, ये जानने के लिए हमें कहाँ जाना बहुत ज़रूरी है? इस ट्रिप पे जाना। अंटार्कटिका में जाकर ही हम समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है ना। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डोलन फोल्ड्स एंड पर कैम्ब्रेन ग्रेनाइट शील्ड्स। अब वो बता रही हैं कि इस महत्व को समझने के लिए, कौन सा महत्व? कॉर्डोलैंड परतें। कॉर्डोलैंड क्या होता है? एक श्रृंखला है, एक पर्वत श्रृंखला है, उसकी परतें दर परतें समझने के लिए। और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट की शील्ड्स। ग्रेनाइट क्या है? एक बहुत ही हार्ड रॉक है, उसकी शील को समझने के लिए, उसके महत्व को समझने के लिए हमें वहाँ पर जाना चाहिए अंटार्कटिका। आगे क्या बता रही हैं वो? ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। और क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि देखो, ये जो कार्डोलेंड की परतें और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट की जो शील्ड्स हैं, उनको ओजोन और कार्बन कैसे बनते हैं और कैसे उनका विनाश होता है, इसके महत्व को अगर हमें समझना है तो हमें कहाँ जाना होगा? अंटार्कटिका जाना होगा। ठीक है। ये चीज़ समझने के लिए हमें वहीं पर ही पहुँचेंगे। एवोल्यूशन मतलब कैसे उसकी उत्पत्ति हो रही है, और एक्सटेंशन मीन्स कैसे उसका विनाश हो रहा है। ठीक है। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स। अब वो कह रही हैं कि जब आप सोचते हैं कि जो करोड़ों साल पहले जो कुछ घटा, जो घटना घटी, वो कैसी थी? वो करोड़ों साल पहले जो घटना घटी थी, इट कैन गेट प्रिटी माइंड बॉबलिंग। वो कैसी है?
बिल्कुल दिमाग को, बॉबलिंग मीन्स चौंकाने वाली, है ना, अनबिलीवेबल, विश्वास करने योग्य नहीं है लेकिन ऐसा हुआ था, है ना। इट कैन गेट प्रिटी माइंड बॉबलिंग, बॉबलिंग मीन्स अनबिलीवेबल। इमेजिन, इमेजिन कीजिए, अब वो कह रही हैं आगे, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, जेमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज। वो कह रही हैं कि इमेजिन कीजिए, भारत जो है नॉर्थ की तरफ क्या हो रहा है, पुश हो रहा है, खिसक रहा है, और एशिया को क्या कर रहा है, क्रश कर रहा है। और क्रश करने, बकल मीन्स बिल्कुल फोल्ड हो गया, क्रश करता हुआ एक भूभाग जो है उसका फोल्ड हो गया और उसने क्या ले लिया, हिमालय का रूप ले लिया। वो फोल्ड होके क्या बन गया, हिमालय बन गया। ठीक है, इस ऐसे ही आगे क्या बता रही हैं वो, कि साउथ अमेरिका ड्राफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, ओपनिंग अप द डार्क पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमफेलर करंट। अब इसी तरह फिर से इमेजिन करने को कह रही हैं वो, कि दक्षिण अमेरिका किसकी ओर खिसक रहा है, उत्तरी अमेरिका की ओर खिसक रहा है, और डार्क पैसेज को खोलते हुए। अब डार्क पैसेज क्या होता है बच्चा, डार्क पैसेज देखिए, आप अगर ग्लोब में देखेंगे तो जहाँ पर आपको दक्षिण अमेरिका दिखेगा और नीचे अटलांटिका दिखेगा, तो दक्षिण अमेरिका और अटलांटिका के बीच में जो स्पेस है वो है डार्क पैसेज, है ना। तो क्या बता रही है कि डार्क पैसेज, ओपनिंग अप द डार्क पैसेज, तो उस डार्क पैसेज को खोलते हुए, टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमफेलर करंट, खोलते हुए एक ठंडी सर्कमफेरेंस करंट को वो क्या करती है, पैदा करती है, और कीपिंग अटलांटिका फ्रीज्ड डिसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। और ये जब ये घटना घटती है, डार्क पैसेज खुलता है, तो क्या होता है कि दक्षिण ध्रुव ठंडा रहता है, अटलांटिका ठंडा रहता है, और उसका डिसोलेट यानी सुनसान और दुनिया के सबसे निचला हिस्से पर वो रहता है। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, 2 weeks in a place where 90% of the earth total ice volume are stored is a chilling prospect। वो आगे क्या बता रही हैं कि मेरे जैसे सूर्य की पूजा करने वाले दक्षिण भारतीयों के लिए 2 सप्ताह ऐसी जगह बिताना जहाँ पर 90% जमीन की सारी बर्फ की मात्रा का संग्रह है, यानी 90% बर्फ सारी ज़मीन की वहीं पर है, एंटार्क्टिका में है। एक कपकपी चढ़ाने वाला विचार है ना, एक चिलिंग प्रॉस्पेक्ट है, एक कपकपी चढ़ाने वाला विचार है। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस। अब वो आगे बता रही है, केवल जो है मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए नहीं, कि सर्कुलेटरी फंक्शन के लिए नहीं, किंतु किसके लिए, ये एक इमेजिनेशन में भी कैसा है, कपकपी चढ़ाने वाला विचार है, कि मतलब हम सूर्य की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, और यहाँ पे क्या है, बर्फ ही बर्फ है, सूर्य तो दिखाई कहाँ, ठंडी ठंडी लग रही है, सब सर्दी ही सर्दी है सिर्फ वहाँ पर। ठीक है, आगे क्या बता रही हैं वो, इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल, और एक बहुत बड़ी पिंग पोंग बॉल की तरह लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम जो है बहुत ही बड़ी सी पिंग पोंग बॉल में चले गए हैं, इस तरीके की फीलिंग आ रही है वहाँ पे, क्योंकि सब कुछ वाइट ही वाइट है। पिंग पोंग बॉल जो होती है वाइट होती है ना। अच्छा, डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्क्स, और जो बगैर बिना किसी ह्यूमन मार्क, कोई ह्यूमन मार्क है ही नहीं, कोई मानव जीवन से संबंधित कोई मार्क ही नहीं है, कोई निशान ही नहीं है वहाँ पे। नो ट्रीज, कोई पेड़ नहीं है। बिलबोर्ड्स, बिलबोर्ड्स क्या होते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड होते हैं ना, शहरों में लगे होते हैं, तो वो भी नहीं दिखाई दे रहे। बिल्डिंग्स, कोई बिल्डिंग ही नहीं है वहाँ पे। यू लॉस ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हेयर। आप सारी अर्थली यानी सांसारिक पर्सपेक्टिव जितना भी है और समय की सूझ को वहाँ पे खो बैठते हैं। पर्सपेक्टिव से मतलब परिदृश्य, तो सारी सांसारिक परिदृश्य और समय की सूझबूझ वहाँ
खो बैठते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो आपको कुछ दिखता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता कोई। तो समझ, जब मानव जीवन का नामो निशान ही नहीं है, कुछ वहाँ पर उसकी कोई चिन्ह ही नहीं है, तो वहाँ पर सारी समझ कैसे हो जाती है, खो बैठते हैं आप। ठीक है। द विजुअल स्केल रेंज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी मिडीज एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज। अब वो आगे क्या बता रहे हैं कि वो जो विजुअल है वो कैसे हैं कि छोटे से लेकर बड़े से बड़ी चीज़, छोटा से छोटा मच्छर हो या कोई जीव हो, उससे लेकर बड़ी ब्लू व्हेल मछलियों की तरह, और बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े, हिमशैल खंड, और कितने बड़े हिमशैल खंड दिखाई देते हैं वहाँ पे, एक कंट्री जितने। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ द बेल्जियम, और सबसे बड़ा जो हिमखंड देखा गया वो कितना बड़ा था, उसका जो लेखा जोखा है वो बेल्जियम, जो कंट्री है बेल्जियम, उसके जितना बड़ा। ये वहाँ पर क्या क्या विजुअल्स दिखाई देते हैं उसका डिस्क्राइब कर रही हैं, बता रही हैं वो कहाँ पर छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, हर चीज़ की वहाँ पर उन्होंने बताया। ब्लू व्हेल, छोटे छोटे जीव, बड़े से बड़े जीव, है ना, और बड़े बड़े हिमखंड, कितने बड़े हिमखंड, बेल्जियम कंट्री जितने। डेज गो ऑन एंड ऑन इज सरल 24 आवर्स अस्ट्रल समर लाइट। अब वो बता रही है कि दिन चलता ही जाता है वहाँ पर, हैं 24 घंटे की दक्षिणी गर्मी की रोशनी के दिन पे दिन बीतते जाते हैं। मतलब वहाँ पे रात ही नहीं हो रही है, दिन ही दिन है वहाँ पर, कहीं रात होने का नाम ही नहीं है। मतलब 24 घंटे वहाँ पर दिन ही रहता है। ठीक है। आगे क्या बता रही हैं वो, एंड आपकी साइलेंस, और कैसी साइलेंस है वहाँ पर, बिल्कुल सर्वव्यापी शांति, चारों तरफ शांति ही शांति है। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओशनल एवल्यूएंस और कैल्विंग आइस शीट। और अगर ये शांति किसी चीज़ से भंग होती है तो किससे होती है, कभी कभी जो ओशन में क्या होता है, बर्फ़ की जो परतें हैं वो खिसकने से होती है ना। ओशन में जो हलचल हो रही है बर्फ़ की परतों को खिसकने से होती है, उसकी ज़रूर वहाँ पर आवाज़ सुनाई देती है, उससे ज़रूर वो शांति थोड़ी सी भंग हो रही है। ठीक है। कॉन्सिडर्स द प्लेस, और ये इतनी शांति है कि इस स्थान को वो कैसा कर रही है, बिल्कुल जैसे किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं तो वहाँ शांति महसूस होती है ना, तो ऐसी शांति वहाँ पर महसूस हो रही है। उन्होंने ये बताया ही कि जब शांति भंग होती कैसे है, जब वो शीट्स, बर्फ़ की कभी कभी शीट्स खिसकती हैं, टूटती हैं, उसकी आवाज़ होती है तो वो भंग होती है, नहीं तो पवित्र स्थान जैसी फीलिंग वहाँ पर आ रही है। इट्स एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। ये इमर्जन यानी तल्लीनता, यहाँ एक तल्लीनता है जो आपको क्या करती है, भूमि की जियोलॉजिकल यानी भूवैज्ञानिक इतिहास की पृष्ठभूमि को, है ना। एंड फॉर ह्यूमन द प्रोग्नोसिस इजंट गुड। तो यहाँ एक तल्लीनता है जो आपको भूमि की भूवैज्ञानिक इतिहास की पृष्ठभूमि में जाने को क्या कर देती है, मजबूर कर देती है। और आगे क्या बता रहे हैं वो कि जहाँ तक मानव का संबंध है, तो मानव के बारे में क्या है, एंड फॉर ह्यूमंस, जहाँ पर मानव का संबंध है, द प्रोग्नोसिस मतलब पूर्व अनुमान जो है वो इजंट गुड, वो अच्छा नहीं है। मानव के बारे में वहाँ पर अच्छा नहीं है कि जो मानव के बारे में कुछ अच्छी चीज़ हो, क्योंकि वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको किसके बारे में पता लगेगा, वहाँ के भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में आपको पता लगेगा। अब आगे वो बताएंगी, अब उन्होंने यहाँ पर इंडिकेशन दे दिया कि मानव के बारे में अच्छा नहीं है। अब वो बताएंगी कि ह्यूमन इम्पैक्ट है क्या, कैसा प्रभाव है ह्यूमंस पे। ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर
12,000 ईयर्स। तो जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है यानी मानव सभ्यताएं महज 12,000 साल से अस्तित्व में आई हैं, है ना। केवल 12,000 साल ही हुए अस्तित्व में आए हुए। बेयरली अ फ्यू सेकेंड ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, जो कि जियोलॉजिकल क्लॉक यानी जो कि भूवैज्ञानिक घड़ी में मुश्किल से कुछ ही सेकंड होंगे। ये जो 12,000 साल से सिविलाइजेशन हुआ है, मानव सभ्यता आई है, जियोलॉजिकल की जो क्लॉक है, वैज्ञानिक क्लॉक जो है उसमें ये कुछ सेकंड मात्र है, 12,000 साल। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज्ड टू क्रिएट क्वाइट अ ruckus, etching our dominance over nature with our village, town, cities, mega cities। अब वो बता रहे हैं कि ये जो थोड़ा सा समय भी हमें मिला है, उस थोड़े से समय में हमने क्या किया है, अपने गांव, कस्बे, शहर, मेगा सिटीज़ यानी बड़े बड़े शहर द्वारा हमने क्या किया है, जो है फेरबदल कर दिया है बिल्कुल। और क्या कर दिया है हमने, एचिंग आवर डोमिनेंस, हमने अपना जो है डोमिनेंस यानी अपना बिल्कुल वर्चस्व जो है सिद्ध कर दिया है। किस पर, प्रकृति पर। प्रकृति पर हम अपना डोमिनेंस यानी वर्चस्व सिद्ध करने में थोड़े से सफल हो गए हैं, ठीक है। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीशीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। आगे बता रहे हैं कि ये जो मानव जाति की जो संख्या बढ़ती जा रही है, हमारी पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है तेज़ गति से, उससे क्या हो रहा है कि हमारे जो संसाधन हैं वो तो थोड़े से ही हैं, है ना। जो रिसोर्सेज हैं वो तो थोड़े से ही हैं, तो हमारे जो संसाधन हैं उनके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, दूसरी जो स्पीसीज हैं, दूसरे जो प्राणी हैं, उनसे हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। रिसोर्स जिससे हम प्रयोग में कर सकें, तो दूसरे प्राणियों से हमें क्या करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। आगे बता रही हैं कि हमारा जो अप्रशमित कोयला और तेल आदि जो जलाने के संसाधन हैं, है ना, उन जो फ्यूल्स आदि जो हैं जिनको हम लगातार जलाते चले जा रहे हैं, अनमिटिगेटेड मीन्स अप्रशमित, मतलब कोई सीमा ही नहीं है ना, असीमित जो हम उनका प्रयोग करते चले जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, एक ब्लैंकेट वो बनता जा रहा है। किसका ब्लैंकेट बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड का। मोटा सा परत बन जाती है, एक ब्लैंकेट बन जाता है। तो उससे क्या हो रहा है, अराउंड द वर्ल्ड विच इज़ स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो कि निश्चित रूप से चाहे धीरे धीरे ही ज़मीन का जो ग्लोबल टेम्परेचर है, जो उसका तापमान है, उसको वो बढ़ा रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आपने सुना ही होगा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो वो इसलिए हो रहा है, ठीक है। Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time। वो बता रही हैं कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, हमारे समय का सबसे ज़्यादा विवादास्पद पर्यावरण संबंधी विवाद का प्रश्न है, यानी इस पर एक डिबेट होनी चाहिए। वो ये कहना चाह रही हैं, विल द वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट मेल्ट एंटायरली, क्या पश्चिम अंटार्कटिका की बर्फ़ की जो शीट है, वो चादर है, वो बिल्कुल पिघल जाएगी, बिल्कुल पिघल जाएगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिस्टर्ब्ड, और क्या गल्फ स्ट्रीम सागर की जो धारा है वो क्या हो जाएगी, वो विघटित हो जाएगी, टूट जाएगी वो। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो, क्या यह उस संसार का अंत होगा जिसको हम जानते हैं। मे बी नॉट, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ईदर वे, कुछ भी हो। एंटार्क्टिका इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट, जो एंटार्क्टिका है, दक्षिण ध्रुव जिसे कहते हैं, इस
विवाद का एक महत्वपूर्ण तत्व है, बहुत महत्वपूर्ण तत्व है वो, ठीक है। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टिन इन दिस रेस्पेक्ट। प्रिस्टिन मीन्स एंशियंट। तो वो कह रही हैं कि केवल इसलिए ही नहीं कि यहाँ संसार में एकमात्र ऐसी जगह है जिसने मानव जनसंख्या को नहीं बनाए रखा है, मतलब वहाँ पे मानव तो है ही नहीं। इस बात में तुलनात्मक ढंग से पूर्वकालीन रहा है, यानी जो है कंपेरेटिव स्टडी अगर करनी है तो सबसे एंशियंट ये ही है। आगे बता रही है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली, परंतु ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स टैब्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस। वो कह रही है लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये अपने बर्फ़ के परतों में, जो बर्फ़ से ढकी हुई इसकी परतों हैं, उसमें क्या रखे हुए हैं, 500,000 ईयर ओल्ड, यानी हाफ मतलब 1 मिलियन का हाफ क्या हुआ, 5 करोड़। तो 5 करोड़ साल पुराने कार्बन के रिकॉर्ड इसकी बर्फ की तहों में दबे पड़े हैं। इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। आगे बता रही है कि अगर हम जमीन के भूत, वर्तमान और भविष्य की जांच करना चाहते हैं तो अंटार्कटिका वह जगह है जहां हम जा सकते हैं। स्टूडेंट ऑन आइस, द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद ऑन द सोकास्की एम्स टू डू exactly this by taking high school students to the end of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will be help them foster a new understanding and respect for our planet। अब वो आगे अपने उस प्रोग्राम के बारे में बता रही हैं जिस प्रोग्राम के तहत वो इस ट्रिप पर गई हैं। वो कह रही हैं स्टूडेंट ऑन आइस, इस योजना में, इन दिस प्रोग्राम, इस योजना में जिस पर सोकास्की पर काम कर रहे हैं हम, आई वॉज वर्किंग विद ऑन सोकास्की, एम टू डू एग्जैक्टली, ठीक इसी उद्देश्य से काम करने का हम क्या कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। क्या किया है हमने कि हाई स्कूल के बच्चों को, स्टूडेंट्स को संसार के उस छोर तक ले गए हैं जिससे क्या हो कि उनको एक कैसी शिक्षा मिले, इंस्पिरेशनल यानी प्रेरणात्मक शिक्षा मिले, और ये समझ में आ जाए उनको कि हमारा जो प्लैनेट है, जो हमारा ग्रह है, उपग्रह है, उसके प्रति उनमें क्या सम्मान पैदा हो जाए। देखो उन्होंने कहा ना, स्टूडेंट ऑन आइस, द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद ऑन द सोकास्की एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडिंग दैम द इंस्पायरिंग एजुकेशनल opportunities which will help them foster a new understanding and respect for the our planet। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए यहाँ पर इसको रिपीट किया है, आपको अच्छे से इसको समझना होगा, ठीक है। इट्स बीन द ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, अब तक ये 6 साल से काम कर रहा है। ये जो हमारा सोकास्की है वो जो है 6 साल से काम कर रहा है। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, हेडेड बाय Canadian Geo Green, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way। अब आगे वो बता रही हैं कि ये जो इनका सोकास्की पे ये जो गए हुए हैं जियो ग्रीन्स की तरफ से, तो कह रहे हैं जिसके नेतृत्व में, जिसके
नेतृत्व में कनाडा के जियो ग्रीन ये जो काम कर रहे हैं, वो क्या करते थे कि वो जो फेमस लोग थे और रिटायर लोग थे या पैसे वाले लोग थे, उनकी जो जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी सीकर जो थे, तो उनको वहाँ ले जाते थे। वो कैसे होते थे? वो लोग थके हुए होते थे। अरे वो जाते ही थक जाते थे, क्योंकि रिटायर लोग थे, उनके अंदर कोई एनर्जी तो होती नहीं थी, वो तो सिर्फ वहाँ अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए जाते थे। और वो क्या करते थे? वो केवल सीमित रूप से वापस आ जाते थे, कुछ ज़्यादा कुछ तो वो दे पाने नहीं थे, है ना। अगर रिटायर लोगों को लेके जाएंगे, पैसे वाले साहूकार लोगों, वो किस लिए जा रहे हैं? सिर्फ अपने इंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, या थोड़ी बहुत जिनके अंदर क्यूरियोसिटी है वो उसको अपनी क्यूरियोसिटी को वहाँ पर अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए जा रहे हैं। तो वो क्या दे पाएंगे? वो तो कुछ खास दे नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो इन्होंने क्या शुरू किया? स्टूडेंट्स के लिए ये एक ट्रिप उन्होंने शुरू की, जिससे वहाँ पर उनको जाके उसका ज्ञान मिल सके। देखिए, विद स्टूडेंट ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ policy maker a life changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act। स्टूडेंट ऑन आइस से वह जो है नीति बनाने वालों, है ना, नीति बनाने वालों की आने वाली पीढ़ी को जीवन परिवर्तन करने का अनुभव। अरे भाई बच्चे हैं, अब लाइफ चेंजिंग जो एक्सपीरियंस है जो बच्चों को इस समय मिलेगा, तो क्या होगा? वो उसे लाइफ टाइम याद रखेंगे, और जो यहाँ से वो सीखेंगे वो उसको अपने आगे भी बढ़ाएंगे, आगे के लोगों को देंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब। ये जो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है वो इसी समय इन बच्चों को दिया जाना चाहिए, इसी टाइम पे, इसी उम्र पे प्रदान किया जाना चाहिए, जब वो उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसको अपना आत्मसात कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि वो इस कार्य को करने के लिए तैयार रहते हैं। बच्चों के अंदर बहुत जोश होता है ना नई चीज़ को सीखने के लिए, तो वो इस सब को करने के लिए तैयार रहते हैं। द रीज़न ऑफ द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल इज़ बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। वो कह रहे हैं कि ये जो हमारी योजना थी, ये जो प्रोग्राम था, उसका सफल होने का कारण ये है कि दक्षिण ध्रुव के पास कहीं भी जाना और उसका असर ना होना एक असंभव बात है। यानी अगर वहाँ लेकर जाएंगे तो उसका असर तो होगा ही होगा, इसीलिए हमारा ये जो प्रोग्राम है वो सफल रहा है। इट्स ईजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग वाइल सिटिंग in the comfort zone of our respective latitude and longitude। आगे वो क्या बता रहे हैं कि जो है अपनी अपनी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यानी अक्षांतर और रेखांश में कंफर्टेबल जोन में अपने आरामदायक जगह पे आरामदायक प्रदेश में बैठे हुए ध्रुव की बर्फ़ का जो टॉप है उसको पिघलने के बारे में, है ना, और उससे जो भी हमें अतृप्ति हो रही है उसके बारे में बातें करना तो बहुत आसान है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे बैठे हुए बड़े आराम से उसके बारे में बातें करना तो बड़ा ही आसान है। बट व्हेन यू कैन विजिबल सी ग्लेशियर रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्व्स क्लॉप्सिंग। अब वो कह रहे हैं लेकिन जब आप अपनी आँखों से वो जो हिम नदियाँ हैं उनको पीछे हटते हुए देखते हैं, बर्फ़ के टुकड़ों को टूटते हुए देखते हैं, तो क्या होता है? यू बिगिन टू रियलाइज दैट द हार्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल। तो आप ये महसूस करना शुरू कर देंगे कि आपकी ज़मीन का गर्म होना ये एक वास्तविकता है, यानी जो ये ग्लोबल वार्मिंग है ये आप लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। आप तभी समझ पाएंगे, कहीं आराम से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे बैठे हुए इन सब के बारे में बातें करना तो बहुत ही आसान है। ठीक है। एंटार्क्टिका
because of her simple ecosystem and lack of biodiversity is the perfect place of study how little change in the environment can have big repercussions। वो आगे बता रही हैं कि अंटार्कटिका अपने परितंत्र और जीव विविधता की कमी के कारण स्टडी करने के लिए एक परफेक्ट प्लेस है, और ये देखने के लिए कि किस प्रकार छोटे छोटे चेंजेस एनवायरनमेंट में यानी वातावरण में छोटे छोटे चेंजेस बड़े बड़े परिवर्तनों पर प्रभाव डाल सकते हैं, कि वातावरण का थोड़ा सा चेंज ही कितना बड़ा प्रभाव डाल सकता है, उससे कितना कुछ बिगड़ सकता है या बदल सकता है। आगे वो कह रही हैं कि टेक द माइक्रोस्कोपिक पाइथोप्लैंक्टन। वो कह रही हैं कि एक छोटी सी पाइथोप्लैंक्टन, पाइथोप्लैंक्टन क्या है, ये एक समुद्री घास है। वो लीजिए आप, दीज ग्रास ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउदर्न ओशन फूड चेन। ये जो छोटी सी घास है ये साउदर्न ओशन की पूरी फूड चेन को पोषित करती है, नरिश करती है। These single cell plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds, and that wonders the most important of process called the photosynthesis। अब वो कह रही है कि ये जो छोटी सी घास है, कौन सी घास, नाम क्या है इसका, याद रखिए आप लोग, पाइथोप्लैंक्टन। ये जो छोटी सी घास है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया करती है। वो कौन सी प्रक्रिया है, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिससे पौधे खाना बनाते हैं, है ना। सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल करती है और कार्बन को एब्जॉर्ब करके उसका उपयोग करके क्या करती है, फोटोसिंथेसिस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, है ना। फोटोसिंथेसिस करके आप सब जानते हैं, आपने सब में 4th 5th क्लास में पढ़ा होगा क्या होता है फोटोसिंथेसिस, जिससे पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो ये जो छोटी सी सिंगल सेल जो घास है वो उससे खाना बनाती है और उससे साउदर्न ओशन की पूरी फूड चेन चलती है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। साइंटिस्ट वांट दैट आ फर्दर depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region। अब जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने हमें चेतावनी दी है कि ओजोन की जो लेयर है वो अगर और कम हो गई तो हमारी जो ये ग्रास है, कौन सी, पाइथोप्लैंक्टन जो ग्रास है उसका जो काम करने का तरीका है वो उससे प्रभावित हो जाएगा। और उसके रिज़ल्ट क्या होगा, जब वो प्रभावित हो जाएगी तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, उसका रिज़ल्ट ये होगा कि हमारी जितनी भी मरीन लाइफ है, मरीन लाइफ यानी समुद्र के जितने भी जीव हैं और पक्षी हैं उनकी संख्या होगा। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, मतलब उन पक्षियों का जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। और जो ग्लोबल साइकिल है कार्बन की, यानी विश्व के कार्बन की जो प्रक्रिया चक्र है वो भी उससे प्रभावित होगी। किससे, ओजोन लेयर के बढ़ने से। ओजोन लेयर की एक्टिविटी अगर बढ़ेगी, एक्टिविटी ओजोन लेयर से सारी एक्टिविटियां प्रभावित हो जाएंगी, समुद्र की भी और इंसानों की भी। तो अभी यहाँ पर वो मरीन लाइफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल हो गया। इन द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन देयर इज़ अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस। अब आगे बता रहे हैं कि ये जो फाइटोप्लैंक्टन ग्रास है वो क्या है, वो एक बहुत ही महान मेटाफर है, रूपक है, किसका, उनके अस्तित्व का। यानी वो जो घास है वो नीति कथा में अस्तित्व है, अस्तित्व का एक बहुत बड़ा रूपक है। यहाँ पर जो राइटर हैं उनने अपनी गहनता से इस बात को लिख दिया है, जो आपको समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। वो कह रही हैं देयर इज़ अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस, यानी ये एक बहुत बड़ा रूपक है उसके अस्तित्व का।
किसके अस्तित्व का? फाइटोप्लैंक्टन का। वो है तो इतनी छोटी सी, लेकिन सारी मरीन लाइफ को लेके चल रही है अपने साथ में। उसके प्रभावित होगा तो उस मरीन लाइफ की पूरी भी जितनी भी फूड चेन है वो सब प्रभावित हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अब यही बात बोली थी उनने। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। आगे वो कहती हैं कि छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल कीजिए और बड़ी चीज़ें अपने आप ही व्यवस्थित हो जाएंगी। ठीक है, अब आगे बता रही हैं वो वॉक ऑन द ओशन, कि अब वो ओशन पे चली। अब उन्हें एक और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रही हैं। My Antarctica experience was full of such epiphanies, but the best occurred just short of the Antarctica Circle at 65.55 डिग्री साउथ। अब वो बता रही हैं कि मेरा ये जो एंटार्क्टिका का एक्सपीरियंस था वो बहुत सारे प्रबल प्रभावों से भरा हुआ था, यानी ऐसे एक्सपीरियंसेस जिनको सुनाने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन सबसे बढ़िया या सबसे अच्छा जो एक्सपीरियंस वो बता रही हैं हमको कि सबसे अच्छा एंटार्क्टिका सर्कल 65.55 डिग्री दक्षिण से जरा पहले घटित हुआ। क्या हुआ? द सोकास्की एंड हैड मैनेज टू वेस्ट herself into the thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further। बता रही है क्या हुआ कि इनका जो सोकास्की था वो प्रायद्वीप और टैडपोल नाम के जो आइसलैंड थे उनके बीच में बर्फ़ की मोटे सफ़ेद क्षेत्र में जो है धंस गया। वेज मतलब अंदर घुस गया वो, है ना। वो मतलब अब ये कहना चाह रही हैं कि वो उन्होंने लिखा ना वेज हरसेल्फ, यानी उसने अपने आप को उसमें अंदर घुसा लिया, यानी उनका जो सोकास्की था वो वहाँ पर फंस गया था। ठीक है, और क्या हो रहा था? आइसलैंड विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फार्दर, और जो कि हमें आगे जाने से रोक रहा था। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक north, but before we did, we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean। अब कैप्टन ने फैसला किया कि हम मुड़ने जा रहे थे और वापस हम कहाँ जाएंगे? नॉर्थ की तरफ जाएंगे, परंतु ऐसा करने से पहले हम सबको क्या करना था? हम सबको नीचे उतरना था। गैंग प्लैंक यानी उस तख्ते से हमें नीचे उतरना था, और क्या करना था? एंड वॉक ऑन द ओशन, और सागर पर चलने को कहा गया। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस किटेड आउट इन द गोर-टेक्स एंड ग्लेयर। और इस तरह हम सब कितने लोग थे? 52 लोग जो है अपने आवश्यक चीज़ें लेके गैंग प्लैंक एंड वॉक द ओशन, उन्होंने कहा उतरो और ओशन पे चलो, तो हम सब ने क्या किया? सब लोग वहाँ से हम उतर गए और गोर-टेक्स एंड ग्लेयर मतलब अपने आवश्यक कपड़े और उपकरण लेकर वहाँ से हम लेकर जो है गोर-टेक्स और तेज़ रोशनी में निकले, वहाँ से हम निकल गए। वॉकिंग ऑन द स्टेयर वॉकिंग ऑन अ स्टार्क whiteness that seemed to spread out forever। और वो जो सफ़ेदी थी, बहुत तेज़ सफ़ेदी थी जिसमें हम चल रहे थे, वो ऐसी लग रही थी जैसे बिल्कुल चारों तरफ हमेशा के लिए फैली हुई है। सफ़ेदी सफ़ेद दिखाई दे रहा था क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। अंडरनीथ आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक एंड underneath that 180 meter of living breathing salt water। हमारे पैरों के नीचे 1 मीटर मोटी बर्फ़ की परत थी और उसके नीचे 180 मीटर
ब्रीदिंग यानी जीवंत, सांस लेता हुआ क्या था, नमकीन पानी था, यानी उसके नीचे समुद्र था। लिविंग, उसमें जीव जंतु भी थे, सब चीज़ थी। इन द पेरीफेरी carburetor seals were stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. अब वो बता रही हैं कि जब हम बाहर की तरफ निकले तो वहाँ क्या था, क्रेवेटर सील जो थी वो क्या कर रही थी, ऊपर आ गई थी, और जो वहाँ पर जो हिमखंड थे बड़े बड़े, उन पे ऐसे पसरी हुई थी, फैली हुई थी, और क्या कर रही थी, धूप सेक रही थी, है ना। और उनको देख के कैसा फील कर रही हैं, अब राइटर हैं, अब वो अपनी बात कह रही हैं, वो उनको ऐसे पसरा हुआ देख के, वहाँ फैला हुआ देख के वो धूप ले रहे हैं वहाँ पे, तो उनको क्या याद आया कि वो ऐसे लग रहे थे जैसे हमारे यहाँ स्ट्रे डॉग नहीं होते, हमारे यहाँ जो गली के डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो बानियान ट्री होता है, बरगद का पेड़ जो होता है, उसके नीचे जाके छाया में लौट जाते हैं, पसर जाते हैं। तो उनको देख के उन्हें ऐसे ही लग रहा था जैसे हमारे यहाँ बरगद के पेड़ के नीचे कुत्ते लेटे रहते हैं, वैसे ही वो सील उनको वहाँ पे लग रही थी कि वो वहाँ पसरी हुई हैं और अपनी धूप सेक रही हैं। इट वॉज नथिंग सॉर्ट ऑफ आ रेवलेशन, एवरीथिंग डॉग्स इंडीड कंटेन। ये देवी ज्ञान से कम नहीं था, हर चीज़ जो है सचमुच में दूसरों से जुड़ी होती है। यानी ये जो वो कल्पना कर रही थी, वो सोच रही थी, वो बिल्कुल वैसे ही था। अब उनके यहाँ, जब हमारे यहाँ आते हैं पृथ्वी पे, भूमि पे आते हैं, समुद्र में नहीं, तो भूमि पे क्या है, वो उस तरीके के डॉग उन्हें यहाँ घूमते हुए लेटे हुए दिखाई दे रहे थे, और वहाँ पे उन्हें वो सील लग रही थी, तो उन्हें अपने यहाँ के कुत्ते याद आ रहे थे कैसे वहाँ लेटे रहते हैं। तो वो इस चीज़ को आगे बता रही है, ये क्या है, इट वॉज नथिंग सॉर्ट ऑफ अ रेवलेशन, ये किसी देवी ज्ञान से कम नहीं था। एवरीथिंग डज इंडीड कंटेंट, हर चीज़ सचमुच में दूसरों से जुड़ी होती है। 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पोर्ट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर लेटर। 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स और 3 वाटर बॉडीज़, और बहुत सारे क्या पर्यावरण क्षेत्र के बाद, आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लैनेट। मैं अपने प्लैनेट पर संतुलन की सुंदरता के सक्रिय होने के बारे में सोच रही थी। हाउ वुड इट बी इफ एंटार्क्टिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी। वो कह रही है कैसा होगा अगर अंटार्कटिका फिर से वही गर्म स्थान बन जाए जैसा वो एक बार हुआ करता था। विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम इसे देखने के लिए जीवित होंगे? वो फिर से अगर पहले जैसा हो जाएगा तो उसके लिए हम बचेंगे क्या, वो ऐसा पूछ रही हैं। और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोरस, मैमथ्स एंड वॉली राइनोज, या हम भी डायनासोरस और क्या थे वो, मैमथ यानी विशालकाय जो जानवर थे, और ऊनदार गेंडों की तरह ख़त्म हो जाएंगे। वॉली मीन्स ऊनदार, राइनोस आपको पता है। हुज टू से, कौन कहने वाला है, कौन क्या कह सकता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, लेकिन टीनेजर्स का जो ग्रुप है जिनमें संसार को बचाने का आदर्शवाद अभी भी है, आइडियलिज्म आदर्शवाद। तो आइडियलिज्म क्यों अभी भी ऐसा बोल रही हैं कि टीनेजर में क्या होता है, जोश होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया। तो उन लोगों को वो इस जगह पर ले गई, तो वहाँ उन्होंने बताया कि हमारी प्लैनेट को ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे कितना खतरा है, तो वो अब संसार को बचाने के लिए कुछ तो करेंगे, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। ऑल आई कैन से इज़ दैट a lot can happen in a million years, but
व्हाट अ डिफरेंट अ डे मेक्स। जो कुछ मैं कह सकती हूँ वो ये है कि लाखों सालों में काफ़ी कुछ हो सकता है, परंतु कितना परिवर्तन समय ला देता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इस चैप्टर का लाइन टू लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।